नमस्ते भाइयों बहनों, आप सभी दोस्तों को सादर प्रणाम। मैं खुद लिप त्यागी बीके क्लासेज ऑनलाइन एवं ऑफलाइन यूपी पुलिस सी एग्जाम बैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सकुशल होंगे, आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और सब आपके घर परिवार में कुशल मंगल होगा। आज नया टॉपिक शुरू करते हैं स्टैटिक जीके में, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ। तो आज के वीडियो में इसके बारे में बताया जाएगा डिटेल में, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है और कब इसकी स्थापना की गई, क्यों इसकी स्थापना की गई, कौन कौन इसके सदस्य हैं, क्या क्या इसके अंग हैं, इसके बारे में आज आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ को इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशंस, यानी कि राष्ट्रों का संघ, यूएन। शॉर्ट फॉर्म में से यूएन भी कह देते हैं। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। यूनाइटेड नेशंस जो नाम प्रदान किया गया था इस संगठन का, ये अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनके द्वारा नाम दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 ईस्वी को वाशिंगटन के डम्बार्टन ओक्स भवन में आयोजित किया गया था, जो 7 अक्टूबर 1944 ईस्वी तक चला। यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस का निर्माण किया गया था उसकी रूपरेखा या उसका प्रारूप तैयार करने के लिए राष्ट्रों के जो प्रतिनिधि थे, जो उसमें जिन राष्ट्रों का यह संगठन था, उन्होंने 21 अगस्त 1944 को सर्वप्रथम बैठक हुई, जो 7 अक्टूबर 1944 ईस्वी तक चली। यानी 21 अगस्त से 7 अक्टूबर तक चली 1944 ईस्वी में। ठीक है, इसका प्रारूप तैयार हो गया था 21 अगस्त 1944 ईस्वी को। प्रारूप भी तैयार हुआ था, केवल विचार विमर्श हुआ था कि कैसे बनाएंगे, कैसे राष्ट्रों का संगठन बनेगा, क्या इसका रूपरेखा होगी, कौन कौन से इसमें संगठन होंगे, कहाँ मुख्यालय होगा इसका। तो इसके लिए विचार विमर्श करने के लिए वाशिंगटन में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था। ये विश्व में शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया था संगठन। इसका उद्देश्य था कि विश्व में शांति हो, खुशहाली हो, कि विश्व युद्ध जैसे हालात ना हो, कुछ भी अगर आपसी टकराव हो राष्ट्र में तो आपसी सहमति से उनका समाधान निकाला जा सके। अगला पॉइंट, तत्कालीन सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन तथा अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया। कि उससे पहले यह निर्णय लिया गया था, जो सोवियत रूस के राष्ट्रपति थे स्टालिन और अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली के आधार पर कोई निर्णय लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। यानी जो इस संघ की स्थापना हुई, ये मतदान प्रणाली पर सुरक्षा परिषद की जो स्थापना की जानी थी, तो उसमें जो भी कोई निर्णय लिया जाता वो सबकी सहमति से और मतदान प्रणाली द्वारा लिया जाता कि कौन कौन इसके पक्ष में है, कौन कौन इसके विपक्ष में है, कौन कौन इसके विरुद्ध है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, यानी 1 साल बाद इसकी स्थापना की गई थी औपचारिक रूप से। यानी कि जो कागजों में दस्तावेज में लिखा गया था, जो चढ़ा था, वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को चढ़ा था। ये इसका बारे में क्वेश्चन आ जाता है कांस्टेबल में
इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में कि यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये की गई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। जब ये स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को, उस समय इसके सदस्य जो देश थे, राष्ट्रों की संख्या थी 51। तो 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में इस पर हस्ताक्षर करने वाला पोलैंड 51वां संस्थापक देश बना था। जब सदस्य देश थे 51, 26 जून 1945 को। जब अधिकार पत्र था, जो डॉक्यूमेंट थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, उस पर जब हस्ताक्षर किए गए तो हस्ताक्षर करने वाले थे 50 देश। पोलैंड उपस्थित नहीं था, पोलैंड का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। तो पोलैंड देश ने, जो जर्मनी का पड़ोसी देश है, उसने बाद में हस्ताक्षर करने के बाद में वो हस्ताक्षर करके जब सदस्य देश बना था पोलैंड, तब 51 सदस्य थे संयुक्त राष्ट्र संघ में, और वर्तमान में हैं 193 सदस्य। 193 सदस्य हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। अभी एक दो देश को छोड़कर नहीं है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है, बाकी सभी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। और ये 193वां लास्ट था दक्षिणी सूडान। ये सूडान से, जो सूडान अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका में देश पड़ता है सूडान से पृथक होकर अलग देश बना था, अलग राष्ट्र बना था ये। और ये अंतिम और लास्ट 193वां सदस्य था दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जो मैनहट्टन द्वीप में बना है। ये जो फोटो देख रहे हो आप, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का फोटो है। संयुक्त राष्ट्र संघ के हेड ऑफिस का या मुख्यालय का फोटो है। इसमें 39 मंजिल है, 39 बिल्डिंग्स हैं इसमें ऊपर नीचे। और ये न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क के पास, न्यूयॉर्क अमेरिका एक तटीय देश है, अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित देश है। न्यूयॉर्क के पास एक द्वीप है मैनहट्टन द्वीप में ये बना हुआ है। और इसका क्षेत्रफल 17 एकड़ है, जो ये नहीं आता, डाटा नहीं आता, ना कि ये आते कितने मंजिल का है, बस आज दिया जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। न्यूयॉर्क शहर में है, या तो ऑप्शन में न्यूयॉर्क शहर होगा या मैनहट्टन द्वीप होगा। ये मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क शहर के पास में पड़ता है, या न्यूयॉर्क शहर के अंतर्गत ही आता है मैनहट्टन द्वीप। यह 17 एकड़ भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान दी थी, इसी में इसका सचिवालय है। यह जो भूमि थी दानदाता इसके थे जॉन डी रॉकफेलर ने, फ्री में दी थी जमीन, और इसी में इसका सचिवालय है। जो इसके अंग हैं, इसके 6 अंग थे। वर्तमान में जो है कार्यशील वो 5 अंग हैं, उसमें से एक अंग को छोड़कर बाकी सभी का मुख्यालय इसी बिल्डिंग में स्थित है। ये जो बिल्डिंग है, और ये इसके राष्ट्र जो हैं, इसके सदस्य जो राष्ट्र हैं, ये उनके झंडे लगे हुए हैं, उनके ध्वज हैं, जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं। अलग अलग देशों के झंडे हैं ये। अगला पॉइंट, संघ का मुख्य कार्यालय 1952 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। ये जो था बिल्डिंग, ये 1952 ईस्वी तक बनकर तैयार हुई थी। और इसी में इसकी महासभा की, जो महासभा इसी का अंग है, और सचिवालय यूनाइटेड नेशन का अंग है। इसी में इसकी पहली बैठक 1952 ईस्वी में ही आयोजित की गई थी। यानी जब ये बनकर तैयार हो गया था, तब इसकी मुख्यालय में पहली बैठक आयोजित की गई थी महासभा की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। महासभा को जनरल असेंबली कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज, यानी इसका झंडा कैसा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है, और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। यानी जो इसका झंडा है, उसका बैकग्राउंड तो है हल्का नीला, जो ये है बैकग्राउंड, और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। ये जो प्रतीक देख रहे हो आप, ये राष्ट्र संघ का प्रतीक है। जो ये प्रतीक है, 2 जैतून के वक्राकार शाखाएं हैं जो ऊपर की ओर खुली हैं। ये जो शाखाएं हैं, ये जैतून के पत्ते की शाखाएं हैं, और उनके बीच विश्व का मानचित्र बना हुआ है। इन जैतून के पत्तियों के बीच में जो आप देख रहे हो, ये विश्व का मानचित्र है। ये इसका झंडा है।
यह संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज है या झंडा है। इसमें इसके हल्का नीला है, आसमानी से रंग का, और इसमें जैतून की शाखाएं हैं, ये जैतून की पत्तियां, और जो इसके बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज है। इसके बारे में कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज का रंग कैसा है, किस रंग का है, और इसके बीच में क्या अंकित है, किस रंग का अंकित है, और ये शाखाएं किस पेड़ की हैं, ये जो जैतून के पेड़ की हैं। इस प्रकार से कैसे क्वेश्चन आ सकता है। अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं। यहाँ इसमें यूनाइटेड नेशंस में अलग अलग देश इसके सदस्य हैं, सब देशों की अपनी भाषाएं हैं। किसी की भाषा कुछ है, किसी की भाषा कुछ है। बांग्लादेश की जैसे बांग्ला भाषा है, भारत की भिन्न भिन्न भाषाएं हैं भारत में, और पाकिस्तान की अलग भाषा है, चीन की अलग भाषा है। तो इनमें जो है सबकी अलग अलग भाषा है। तो काम करने के लिए, जो कार्य करने के लिए भाषा चुनी गई है वो दो हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। यानी कि जो भी वहाँ कार्य होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, जो भी कागजी कार्य होते हैं या डॉक्यूमेंटल कार्य होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं या फ्रेंच भाषा में होते हैं। ये फ्रांस की भाषा है। और जो भाषा है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता मिली हुई है वो चीनी भाषा है, रूस की रशियन भाषा है, अरब की अरबी भाषा है, और स्पेन की स्पेनिश भाषा है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को भी जिसकी भाषा बनाने की मांग चलती रहती है काफी समय से। हिंदी में सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी ने भाषण दिया था संयुक्त राष्ट्र संघ में, और तब से मांग चल रही है कि हिंदी को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा की मान्यता प्राप्त मिलनी चाहिए। ये चार भाषा तो हैं जिनकी मान्यता प्राप्त है, और ये हैं उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी ऑफिस के जो भी वर्क होते हैं वो होते हैं इंग्लिश में और फ्रेंच में। या तो अगर किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती तो फ्रेंच में देख लो, उसे समझ लो, फ्रेंच समझ में नहीं आती तो इंग्लिश में समझ लो, और कोई भाषा नहीं है ऑफिस के कार्य के लिए। और वैसे मान्यता प्राप्त भाषा है चीनी, रशियन, अरबी तथा स्पेनिश। इनमें भी ट्रांसलेट कर देते हैं वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ भी काम होता है ऑफिशियल, तो वो इन भाषाओं में भी हो जाता है। लेकिन ये है रजिस्टर्ड भाषा है, ये मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने और उसके अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की है। इसका नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का आय व्यय का ब्यौरा, कितनी इनकम है और कितना खर्चा है, उसका सारा ब्यौरा महासभा द्वारा तय किया जाता है। ये महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, एक पार्ट है इसका। अभी बताऊंगा जो अभी आने वाले पॉइंट में। ये महासभा तय करती है और हर दूसरे वर्ष ये फिक्स किया जाता है कितना खर्च होगा, कितनी इनकम होगी, कहाँ कहाँ खर्च होगा, कैसे कैसे खर्च होगा। ये हर दूसरे वर्ष इसकी डिसीजन लिया जाता है, बैठकर निर्णय लिया जाता है पूरी महासभा द्वारा। महासभा इसी का अंग है। इसका बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का बजट किसके द्वारा तय किया जाता है। ये उत्तर है महासभा। बजट महासभा के महासचिव द्वारा पेश किया जाता है, यानी सबकी सहमति के द्वारा जब बजट वहाँ का महासभा का महासचिव होता है उसके द्वारा पेश किया जाता है, और फिर वही 2 साल तक फिर वही लागू रहता है। ये डाटा है मई 2006 का कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में प्रमुख देशों का अंशदान कितना था। यानी सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया था वो यूएस ने दिया था 22%, उसके बाद में जापान ने लगभग 20%, जर्मनी ने 8.5% लगभग, और ब्रिटेन ने 6%, फ्रांस ने 6%, यूएसए ने लगभग 4.5%, कनाडा ने 3 के लगभग, रूस ने 1 के लगभग, और भारत ने लगभग 10,000 में से 341 रुपये, इस प्रकार मान लो रुपये दिए थे। यानी 10,000 रुपये का अगर बजट पास हुआ था तो रुपये 341 भारत ने दिए थे का योगदान था मई 2006 में। ये इम्पोर्टेंट है काफी। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसके पार्ट हैं, यानी पार्ट इसके निम्न अंग हैं। 6 अंग थे। महासभा
इसे जनरल काउंसिल कहते हैं, जनरल असेंबली। सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। प्रन्यास परिषद, ट्रस्ट है ये एक, ट्रस्टीशिप। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट है ये। सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। ये 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इनके अब सबके अलग अलग कार्य बटे हुए हैं। महासभा का अलग कार्य है, सुरक्षा परिषद का अलग कार्य है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का अलग है, प्रन्यास परिषद का अलग है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अलग है, सचिवालय का अलग है। सचिवालय में सचिव ऑफिस के काम होते हैं सारे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्याय होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर, जो अलग अलग देशों के ऊपर विवाद चलता है किसी बात के ऊपर, जिनमें वादी प्रतिवादी जो हैं अलग अलग देश के होते हैं, उसका न्याय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किया जाता है। ये प्रन्यास परिषद यानी ये पहले ट्रस्ट था, ट्रस्ट बनाया गया था, अब ट्रस्ट ये खत्म कर दिया, अब इसके कोई कार्य नहीं रहा, तो अब इसके जब कार्य नहीं रहा तो समाप्त कर दिया गया। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये भी इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में स्थित है। महासभा और सुरक्षा परिषद यानी कि विश्व की सुरक्षा की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिस पर विश्व की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, और महासभा पर, महासभा यानी सभा उसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र के निर्णय लिए जाते हैं। महासभा, इसमें सभी देशों के सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। ये महासभा का फोटो है, इसमें ये शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्लियर नहीं आ रहा। इसमें सभी देशों के प्रतिनिधि भेजे जाते हैं उन देशों द्वारा। ये नरेंद्र मोदी का फोटो आ रहा है, ये महासभा को संबोधित करते हुए का फोटो है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कह देते हैं, यानी इसमें विश्व के सभी राष्ट्रों के सदस्य होते हैं, तो इसमें सबकी सहमति से निर्णय लिया जाता है, तो इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है महासभा को, यानी सभा महान, यानी यहाँ सभा लगती है और सभी विचार विमर्श किया जाता है। विचार विमर्श करने के बाद में तब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है संयुक्त राष्ट्र के बारे में। इसमें जो उसका सदस्य देश हैं वो 5 आदमी भेज सकते हैं, 5 व्यक्ति अपने देश से, पर उनमें से वोट सिर्फ एक ही डालेगा कोई, वोट एक ही होगी, उनमें से कोई सा भी डाल सकता है। 5 आदमी भेज लो, चाहे 4 भेज लो, चाहे 3 भेज लो, चाहे 2 भेज लो, चाहे 1 ही भेजो, वोट एक ही पड़ेगी, एक ही आदमी की वोट पड़ेगी, एक ही वोट मान्य होगी। तो उन 5 में से निर्णय लेकर कोई भी एक आदमी वोट दे देता है कि किसी भी संयुक्त राष्ट्र में जो भी कोई निर्णय लिया जाता है किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर, उसमें से जो भी देश के सदस्य हैं, यानी कि जितने भी देश सदस्य हैं उतने वोट पड़ेंगे। अब वोट की गिनती का आधार पर निर्णय लिया जाता है कि कितने पक्ष में है देश और कितने इसके विरुद्ध हैं, खिलाफ हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे शांति एवं सुरक्षा, यानी विश्व शांति और विश्व सुरक्षा से जुड़े मुद्दे के नए सदस्यों को प्रवेश देना कि इसे संयुक्त राष्ट्र में शामिल करना नहीं करना, और जी बजट, क्या बजट बनना है के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है, यानी महासभा के जितने भी सदस्य वोट डालेंगे उसमें से 2/3 सदस्य अगर पक्ष में है तो ही वो कोई बिल पारित होगा, वरना उसे रद्द कर दिया जाएगा। ये तो है महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ होते हैं साधारण प्रश्न, साधारण प्रश्न पर 1/2 का बहुमत तय होता है। साधारण मुद्दे जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में दैनिक दिनचर्या के होते हैं कि आयोजन कहाँ किया जाएगा या कब आयोजन किया जाएगा, कौन सी सभा का, और किस तारीख में किया जाएगा, या इसी प्रकार से जो साधारण मुद्दे होते हैं वहाँ की दैनिक दिनचर्या से संबंधित, उसमें साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है वो बिल। जो विशेष होते हैं, विशेष प्रश्न, उस पर महत्वपूर्ण, उसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 ऐसे कि रूस यूक्रेन युद्ध, जैसे
और तालिबान है अफगानिस्तान में, इसे मान्यता देनी है नहीं देनी सरकार की। और उत्तर कोरिया है जैसे, जहाँ का तानाशाह किम जोंग उन है, किम जोंग उन को के शासन को मान्यता देनी है या नहीं देनी। कोरोना वायरस आया था, उसके बारे में ऐसे निर्णय की कार्रवाई करनी है या क्या करना, उसके बारे में 2/3 मत से उसका फैसला किया जाता है। महासभा का जो हर साल का सेशन चलता है सत्र, जैसे भारत में संसद का सेशन चलता है सत्र, उसी प्रकार ये सितंबर के तीसरे महीने से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है, यानी कि मध्य सितंबर लगभग से मध्य दिसंबर 3 माह चलता है। ये सितंबर से दिसंबर के बीच में इसलिए चलता है कि ना यहाँ तो ज़्यादा सर्दी रहती ना ज़्यादा गर्मी रहती। जो गर्म देशों वाले सदस्य हैं उनके लिए भी सुविधा रहती है, और जो जो ठंडे इलाके, जो ठंडे क्षेत्र हैं विश्व के, वहाँ के जो देश हैं, वहाँ के नागरिक हैं, उनके लिए भी आवाजाही में सुविधा रहती है कि यहाँ आए ठंड में, अगर कोई गर्म देश का सदस्य आया है कि वो आया एकदम गर्मी में आया अपने देश से, यहाँ एकदम सर्दी में आ गया, सर्दी पड़ रही है, सर्दी के मौसम में तो बीमार पड़ जाएगा, या यहाँ सर्दी में है अब फिर एकदम अपने गर्म क्षेत्र में चला गया तो शरीर तापमान को अनुकूल नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ प्रतिकूल प्रभाव डलेगा उसका। तो इस वजह से ये सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच तक इसका सेशन चलता है कि जिसे आना है पहले आ जाओ, यानी कि सितंबर में आ जाओ। तो सितंबर में इतना ना तो ठंडा मौसम रहता ना ही गर्म मौसम रहता। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत में महासभा, हर सत्र की शुरुआत पर महासभा अपने में से एक अध्यक्ष चुनती है और 21 उपाध्यक्ष, यानी महासभा में से एक तो अध्यक्ष चुना जाएगा और 21 उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। और महासभा की समिति है, जो समिति की संख्या है 7, और उन्हीं प्रत्येक समिति का एक सदस्य चुना जाएगा। वो सत्र शुरू होने से पहले ही इनका चुनाव किया जाता है कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन उपाध्यक्ष बनेगा और कौन समितियों का अध्यक्ष बनेगा। नियमित सत्र तो चल ही रहे हैं। नियमित अगर कभी आवश्यकता पड़ती है कि जी सितंबर तो भी बहुत दूर है, अब तत्काल में आवश्यकता है तो निजी सत्र आयोजित करना है, तो महासभा के अध्यक्ष जो हैं उनकी सबकी सहमति से उपाध्यक्ष और जो समिति के सदस्य हैं उनकी सहमति से एक निर्णय लेकर विशेष सत्र बुला लेते हैं कि हाँ सबने कही है तो जरूरत होगी तो उस दिन, उस महीने में, उस तारीख को सत्र चालू होगा और इस विषय पर चालू होगा कि इसमें तुम आ जाना चाहिए। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नए देशों को सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्रसंघ का बजट पारित करना आदि महासभा के कार्य हैं। सुरक्षा परिषद की संस्तुति यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा, जो इसका अंग है यानी सुरक्षा परिषद है, उसके द्वारा ही, उसकी संतुष्टि पर ही ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो कि हेग में स्थित है। हेग में स्थित है कि उनके न्यायाधीश जो हैं उनकी नियुक्ति करती है सुरक्षा परिषद, नए देशों को सदस्यता प्रदान करते हैं, और महासचिव की नियुक्ति, जो वहाँ का महासचिव है सचिवालय का, उसकी नियुक्ति, और संयुक्त राष्ट्र बजट संघ का बजट पारित करना, ये सब महासभा का कार्य है। लेकिन महासभा इन कार्यों को करने से पहले जो सुरक्षा परिषद होती है उसकी संस्तुति ले लेती है, यानी उससे भी पूछ लेती है, उसकी परमिशन के बाद ही ये सब कार्य करती है। यानी कार्य महासभा के हैं, लेकिन महासभा इन कार्यों को करने से पहले जो महासभा अंग है वो यूनाइटेड नेशन का, वो यूनाइटेड नेशन के दूसरे में सुरक्षा परिषद से सभी कार्यों के बारे में संस्तुति ले लेती है जब किसी महत्वपूर्ण निर्णय को सुनाती है, जब कोई नियम लागू किया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय है, मुख्यालय है, जो कि हेग में स्थित है। सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, ये मुख्य अंग है
यानी इसका अंग जो है मेन अंग है ये, एक प्रकार से कार्यपालिका है, यानी सारे कार्य का अधिकार इसके हाथ में है। इसका जो है कार्य है वो सुरक्षा और शांति बनाए रखना है, यानी कि पूरे विश्व में सुरक्षा और शांति बनाए रखने का कार्य है सुरक्षा परिषद का। इस वजह से ही इसे दुनिया में पुलिसमैन कह देते हैं। जिस प्रकार से एक किसी राज्य की पुलिस की जिम्मेदारी होती है उस राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने की, उसी प्रकार से सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है कि विश्व में यानी दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की। जो कार्य एक राज्य की पुलिस करती है वही कार्य की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद को सौंपी गई है। इस वजह से इसे सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है, इसे पुलिसमैन कहा जाता है। इसके पास सुरक्षा की जिम्मेदारी है, पर ये अपनी जिम्मेदारी को सफल रूप से लागू नहीं कर पाती। इसके पास सुरक्षा की जिम्मेदारी है लेकिन जिम्मेदारी का ये सफल रूप से निर्वाह नहीं कर पाता सुरक्षा परिषद। इसमें सदस्य हैं 15 सदस्य हैं, जिसमें कि 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। यानी 5 तो रहेंगे 10 वे बदलते रहेंगे। यानी कि 10 में आज कोई और है, फिर बाद में कोई और आ जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा। यानी सुरक्षा परिषद में जो सदस्य हैं वो 15 सदस्य हैं, जिसके पास में विश्व की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इसमें 5 तो भाई फिक्स हैं, परमानेंट नहीं, वे तो कल भी थे, आज भी हैं और आगे को भी रहेंगे। और जो ये 10 हैं, 10 का ये है कि ये फिक्स नहीं है, बदलते रहते हैं। आज किसी का कार्यकाल है किसी देश का और कल को किसी और देश का कार्यकाल है, तो उसी हिसाब से बदलते रहते हैं इसके सदस्य देश। और वही देश अपने वो भेजता अपना प्रतिनिधि। जो स्थायी सदस्य हैं 5 जो हमेशा रहेंगे वो है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। यानी कि अमेरिका यूएसए और एक रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस और चीन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आ जाते हैं। भारत इसका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन चीन है, फ्रांस है, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी अमेरिका में हुई थी स्थापना इसकी। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था तो जो द्वितीय विश्व युद्ध में जीते थे उन्हीं सदस्य देशों को प्राथमिकता दी गई थी, जो हारे थे उन्हें प्राथमिकता नहीं दी गई थी। ब्रिटेन जीता था और अमेरिका जीता था, रूस जीता था द्वितीय विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन की तरफ था, फ्रांस और फ्रांस ब्रिटेन की तरफ था और चीन किसी की तरफ नहीं था। तो लेकिन ब्रिटेन की तरफ था भारत द्वितीय विश्व युद्ध में। यानी मित्र राष्ट्रों का जो समूह था उसमें भारत था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था और अमेरिका था, चीन नहीं था मित्र राष्ट्रों के समूह में। तो यहाँ की सुरक्षा परिषद ने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो काफ़ी बार पेशकश की स्थायी सदस्य बनने की। जब भी जवाहरलाल नेहरू को प्रस्ताव पेश किया गया सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने के लिए, इन्होंने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया, हर बार ठुकरा दिया। जी हमें नहीं बनना, हमें स्थायी सदस्य नहीं बनना। कई बार पेश किया गया था। फिर इन्होंने कही कि जी जब अगर तुम्हें बनाना ही है तो भारत को क्यों बना रहे हो, चीन को बना दो। तो जैसे कोई प्रसाद हो भंडारे का कि मैं ना ले रहा, मेरी बट की इसे दे दो तुम। इन्होंने सुरक्षा परिषद की सीट को ऐसा समझा जवाहरलाल नेहरू ने कि जैसे ये कोई भंडारे का प्रसाद हो कि ना लेंगे तो कुछ बिगड़े ही ना है। जवाहरलाल नेहरू ने वही सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट चीन को पेश करने की सहमति देती कि हमें नहीं चाहिए, तुम चीन को दे दो। तो तब चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया। और चीन को बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू के रहमो करम की वजह से। और जवाहरलाल नेहरू ने चीन को बनाया था और चीन ने भारत का हमेशा विरोध किया। चीन ने भारत का 1962 में हमला कर दिया था, जिसमें लद्दाख का और अरुणाचल प्रदेश का काफ़ी भाग
चीन ने अपने अंडर में कब्जा लिया। जो आज चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, वो सिर्फ केवल जवाहरलाल नेहरू की एक गलती की वजह से है, इनकी भूल की वजह से है। और जो चीन को जिसको भारत ने ही सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया था, वो चीन ही अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भारत के खिलाफ करता है। जब भी भारत को स्थायी सदस्य बनाने की मांग चलती है तो चीन ही अपनी वीटो पावर लगा देता है। चीन ही भारत का विरोध करता है स्थायी सदस्य बनने से रोकने के लिए। ये जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी भूल थी। ये देश के प्रति उनका बहुत बड़ा नुकसान था जो उन्होंने किया था। बहुत इससे काफ़ी बाद में देश को हानि उठानी पड़ी है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है, यानी 15 सदस्य हैं तो 15 ही वोट पड़ेंगे। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य देशों का सकारात्मक मतदान आवश्यक है। यानी कोई भी बिल पास करने के लिए, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय देने के लिए, यानी 9 सदस्य होने जरूरी हैं 15 में से। 15 में से अगर 8 भी रह गए तो वो बिल रिजेक्ट हो जाएगा, वो लागू नहीं होने का। 9 सदस्य होने जरूरी हैं, यानी 9 सदस्य जरूरी है 15 में से होने। और उन 9 में से भी वे 5 जो स्थायी हैं, जो अभी बताए आपको, ये 5 होने जरूरी हैं। 9 में से 5 तो हों वे स्थायी, और 4 अस्थायी जरूर हों। 450 कितने ही हो। यानी ये जो 5 स्थायी सदस्य देश हैं, इनकी सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो शक्ति के रूप में माना जाता है। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो वह सकारात्मक मतदान नकारात्मक करके अपने वीटो का अधिकार का उपयोग कर सकता है। इस दशा में 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होता। यानी कि अगर 10 के 10 ऐसे सदस्य किसी बात से सहमत हैं और 5 में से 1 सदस्य सहमत नहीं है तो वो बिल पारित नहीं होने का। यानी 14 सदस्यों की सहमति के बावजूद भी कोई निर्णय नहीं लिया जाने का। 15 में से अगर 14 किसी काम को कहेंगे और किसी वजह से चीन उस काम में रोड़ा अटका देगा, चीन असहमत हो जाएगा, तो यानी फिर वो बिल पास नहीं होने का। यानी इन 5 देशों की सहमति होना जरूरी है, जिसमें भारत शामिल नहीं है, जिसमें भारत के गलती की वजह से भारत ने अपनी सीट चीन को दे दी और फिर भारत की भूमि भी 1962 के युद्ध में चीन को दे दी। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता और उस निर्णय को रोकना भी नहीं चाहता तो वह मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित या तटस्थ रह सकता है। यानी कि वो पक्ष में भी नहीं है और उसके विरोध में भी नहीं है, तो वो कह देगा कि वो देश, कोई भी स्थायी देश ये कह देगा कि मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। तो फिर 15 में से 14 रह जाएंगे सदस्य। 14 में से 4 बच जाएंगे स्थायी और 10 बच जाएंगे अस्थायी। यानी फिर इन चारों को समझाना है कि इन चारों को समझा लो तभी बिल पारित हो सकता है। अगर 10 के 10 समझा लिया, एक इसके खिलाफ हो गया किसी बिल के, तो फिर वो बिल पारित नहीं होने का, चाहे 13 सदस्य क्यों नहीं कह रहे हो किसी काम को, वो बिल पारित नहीं होगा। सोवियत संघ ने अपनी वीटो पावर का सबसे अधिक बार उपयोग किया है। यानी सोवियत संघ स्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद का, इसने काफ़ी बार अपनी वीटो पावर लगाई है। अपने वीटो पावर लगाकर इसके फैसलों को रोका है, संयुक्त राष्ट्र संघ के फैसलों को। अमेरिका ने वीटो पावर का उपयोग करा था 1971 में। ये मिस्टेक है, 1971 में किया था रोडेशिया के विषय पर। रोडेशिया एक दक्षिण अफ्रीका का देश था, अफ्रीका महाद्वीप का देश था जो दक्षिणी भाग में पड़ता था। उसको मान्यता देने के लिए कि ये एक स्वतंत्र राष्ट्र है, इसको मान्यता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने
यूएसए ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया था सर्वप्रथम 1971 में, और सर्वाधिक बार किया था सोवियत संघ रूस ने, जो तब यूएसएसआर था। इसने सबसे अधिक बार वीटो पावर का इस्तेमाल इसलिए किया था अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका और यूएसएसआर दोनों एक महाशक्ति थे कि दोनों में खिंचातानी रहती थी कि मैं तेरे से बलवान हूँ, तू मेरे से कमजोर है, यानी मैं बलवान तू कमजोर। एक दूसरे के ऊपर रोब दिखाने का इनमें प्रभुत्व रहता था। तो इसने अमेरिका को जहाँ भी बढ़त मिलती थी यूएसए को, तभी वीटो पावर लगा देता था। अपनी वीटो पावर लगाकर यूएसए की ताकत को रूस ने काफ़ी बार रोका है, अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने किया था सर्वप्रथम 1971 में, उससे सर्वप्रथम किया था, उससे बाद में कई बार किया था रोडेशिया देश के को मान्यता देने पर, जो कि अफ्रीका का देश है, जो दक्षिण में पड़ता है। और आज के इस टॉपिक में, संयुक्त राष्ट्र संघ के टॉपिक में इतना ही फिलहाल। अब अगले वीडियो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। और ठीक है, आपको आने वाली परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए आप नमस्कार, जय हिंद।